हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स में चार टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं। भारत नवाचार और रणनीति के साथ एआई का नेतृत्व कर सकता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही चर्चा में है और इसमें जो है अमेरिका और चीन लीडर बन के उभरे हैं। और चीन ने जो है डीप सीक को पेश किया है, प्रस्तुत किया है, तो उसके बाद भी चीन की भूमिका और बढ़ रही है। ऐसे में ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में भारत किस तरीके से एआई से निपटेगा और एआई में कैसे नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो इन सारी प्रश्नों को, इन सारे चीजों का हम उत्तर इस आर्टिकल में ढूंढने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है, भारत उत्सर्जन के बजाय विकास और अनुकूलन को प्राथमिकता देता है। ठीक है, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि जो पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचता है, उत्सर्जन के माध्यम से पहुंच रहा है। ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है, तो उसको रोकने की बात की जा रही है। लेकिन क्योंकि जितने डेवलप्ड कंट्री हैं, वो जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के बजाय अपने विकास को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में भारत का भी ऐसी आकांक्षा है या ऐसा चाह रखता है कि वो भी विकास को प्राथमिकता दे, ताकि विकास में बाधा किसी प्रकार का उत्पन्न न हो। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि विकास को प्राथमिकता दिया जाए या पर्यावरण को प्राथमिकता दिया जाए, या पर्यावरण के स्थान पे हम विकास को किस प्रकार से प्राथमिकता दें। इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर हम इस दूसरे आर्टिकल में ढूंढने का हम प्रयास करेंगे, या दूसरे टॉपिक में ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार हमारा जो तीसरा टॉपिक है, शहरी विकास के लिए केंद्रीय बजट में आवंटन। शहरी विकास जो है बहुत ही जरूरी है, आधारभूत संरचना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। और इसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि बजट में क्या एलोकेट किया गया है शहरी विकास के लिए, कम किया गया या ज्यादा किया गया पिछले वर्ष के अनुपात में, वो भी हम तुलना करेंगे। इन सारी चीजों को हम देखेंगे इस आर्टिकल में। उसी प्रकार हमारा चौथा जो है, डंकी मार्ग और उसका खतरा। अभी देख रहे हैं कि अमेरिका से बहुत सारे जो है इलीगल, जो चाहे भारतीय हो चाहे मैक्सिको के रहने वाले लोग हों, जो इलीगल रूप से अमेरिका में प्रवेश कर गए हैं, उनको अमेरिका वापस उनके देश भेज रहा है। अभी भारत के भी कुछ लोगों को अमेरिका ने वापस भारत भेजा। ठीक है, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि ऐसे में ये चर्चा का विषय आ गया है डंकी मार्ग। डंकी मार्ग चूंकि एक इलीगल मार्ग है, उस मार्ग के द्वारा भारत के लोग काफी खतरे को उठाकर अमेरिका पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इस न्यूज में या इस टॉपिक में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि डंकी मार्ग क्या है और उससे होने वाले खतरे क्या हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, भारत नवाचार और रणनीति के साथ एआई का नेतृत्व कर सकता है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब इस न्यूज में या इस टॉपिक में यह बताया गया है कि भारत जो है, जैसे अमेरिका और चीन जो है एआई में अग्रणी बन गए हैं, नवाचार और अपनी रणनीति को बदल कर या इसमें अपनी क्षमता को डेवलप कर कर भारत भी इन नवाचार और रणनीति को अपनाकर एआई में एक लीडर के तौर पर उभर सकता है। क्योंकि भारत के पास इस प्रकार की कैपेबिलिटीज है, क्षमता है, उन क्षमताओं का दोहन करके। ठीक है, तो ये जो है भारत के लिए पहला सवाल उठता है कि एआई क्यों महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, इसमें जो है भारत का पहला जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो निकल के आता है, मजबूत एआई कार्यबल। भारत में जो है एआई का कार्यबल बहुत मजबूत है। भारत में 4,20,000 एआई पेशेवर हैं, जो कई देशों के संपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों से भी अधिक है। मतलब कि भारत के पास एक बड़ा टैलेंट पूल है जो एआई क्षेत्र में वो कार्य करता है, जिस वजह से भारत इसमें एक लीडर के तौर पे उभर सकता है। इसलिए एआई भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार उच्च एआई अपनाना। 92% भारतीय उद्यम एआई का उपयोग करते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। अब सोच लीजिए, जितने भी भारतीय उद्यम हैं, उनमें से 92% जो है वो उद्यम एआई को अपना रहे हैं। तो ऐसे में ये अपने आप ये क्लियर हो जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एआई का प्रयोग करने वाले भारत में उद्यम है। ठीक है, बढ़ता एआई का बाजार। भारत का एआई बाजार $17 बिलियन का है। अब इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी है संख्या है और कितना बड़ा जो है इसमें भारत जो है आगे निवेश करके कमा सकता है, आय अर्जित कर सकता है। ठीक है, अग्रणी एआई स्टार्टअप। भारत ने अग्रणी एआई स्टार्टअप भी किया है, जैसे सर्वम एआई भारतीय भाषा से संबंधित है। नीरम आई स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए एक एआई टूल्स है। उसी तरह भाषिनी 22+ यानी 22 से अधिक भाषा का अनुवाद कर सकता है। यह फिलहाल भारत में एआई से संबंधित नवाचार को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, डिजिटल विकास। वैश्विक रियल टाइम भुगतान का 49% भारत से आता है। जैसे कि जो डिजिटल भुगतान किया जाता है, जिसमें एक यूपीआई है। आप लोग समझ सकते हैं यूपीआई के लेन देन जो है $568 बिलियन है।
इससे आप समझ सकते हैं कि भारत जैसा देश जो है विश्व का जो डिजिटल लेन देन है उसमें 49% केवल भारत से आता है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि इन सब डाटा को आप देख सकते हैं कि भारत के लिए एआई कितना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, सरकारी सहायता, इंडियन एआई मिशन का लक्ष्य एआई नेतृत्व प्राप्त करना है। भारत जो है कि इंडिया एआई मिशन भी चला रहा है जिसके माध्यम से एआई में नेतृत्व को प्राप्त करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत के लिए एआई क्यों महत्वपूर्ण है। इन इन बिंदुओं पर आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए एआई क्यों महत्वपूर्ण है और इन इन चीजों के कारण भारत को एआई में है नवाचार को और रणनीति को अपनाना पड़ेगा ताकि वो लीडर बन के उभरे। अब देखिए अगला जो हमारा जो इसमें आता है बिंदु कि भारत ने एक मजबूत डिजिटल नींव कैसे बनाई है। जाहिर सी बात है कि अभी पिछला उसमें देखे आप कि भारत में 49% लेन देन जो यूपीआई के माध्यम से होता है, या इसके अलावा जो है 92% जो है जितनी भी उद्यम है वो एआई का प्रयोग करती है। तो इतना बड़ा जो डिजिटल नींव बनाया है उसके पीछे भारत का प्रयास जरूर रहा होगा। तो वो प्रयास को हम देखते हैं। भारत ने पिछले एक दशक में अपने डिजिटल परिदृश्य को बदल दिया है। ठीक है, वित्तीय समावेशन 7 वर्षों में बैंक खातों की पहुंच 30% से बढ़कर 80% हो गई है, जबकि लागत $23 से घटकर 15 सेंट प्रति खाता हो गई है। अब देखिए ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण भारत के लिए उपलब्धि है कि जो पहले 7 वर्ष पहले 30% खातों की पहुंच थी, अब 80% हो गया और उनकी लागत भी कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है वित्तीय समावेशन हुआ है किसके माध्यम से, डिजिटल जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटलीकरण हुआ है भारत में, उसके कारण जो है ये हम एक मजबूत नींव बना पाए हैं। डिजिटल भुगतान, भारत ने वैश्विक रियल टाइम भुगतानों का 49% संभालता है। अभी इसमें पिछले उसमें भी टॉपिक में आया था। इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये एक मजबूत न्यू इसलिए बन पाया है कि 49% हम यूपीआई के माध्यम से अपनाते हैं। एक यूपीआई अभी आप समझ सकते हैं कि यूपीआई एक क्रांतिकारी उपलब्धि है भारत के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में। अब हम जो समोसा भी खरीदने जाते हैं तो यूपीआई के माध्यम से लेन देन करते हैं। तो ये एक सारा ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। इस वजह से ये इसका जो लेन देन का जो स्तर है $568 बिलियन हो गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के लिए उपलब्धि है। स्टार्टअप और इनोवेशन, भारत में 108 यूनिकॉर्न है जो फिनटेक, हेल्थ टेक और कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए डीपीआई का उपयोग करते हैं। अब ये समझ सकते हैं कि 108 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न वो होते हैं जिनका जो है 8,000 करोड़ से वैल्यूएशन ज्यादा होता है। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक जिनका मूल्य होता है, वो कंपनियां जो है यूनिकॉर्न कही जाती हैं। तो ऐसी यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 108 है। जो फिनटेक मतलब जैसे पेटीएम है, ठीक है, उनसे संबंधित चीजों में काम कर रही हैं। हेल्थ टेक में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो ऑनलाइन चीजों के माध्यम से आपको हेल्थ से संबंधित सुविधाएं प्रदान करा रही हैं। उसी तरह कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप समझ सकते होंगे जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है। तो इन सारी कंपनियों में 108 यूनिकॉर्न है। तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संकट प्रबंधन, कोविड-19 के दौरान भारत ने 160 मिलियन लोगों को तुरंत $4.5 बिलियन हस्तांतरित किए। ये कैसे हस्तांतरण संभव हो पाया होगा? क्योंकि भारत के पास एक मजबूत डिजिटल न्यू है। उसी के माध्यम से जो है कोविड-19 जो कि एक अभूतपूर्व संकट था भारत के समक्ष ही नहीं विश्व के समक्ष भी, तो उस अभूतपूर्व संकट में जो है 160 मिलियन को तुरंत जो है 160 मिलियन लोगों को तुरंत जो है $4.5 बिलियन हस्तांतरित किए। वो इसलिए हो पाया कि भारत के पास एक मजबूत डिजिटल न्यू था। ठीक है, अब देखिए वैश्विक एआई रुझान क्या है। अब वैश्विक एआई रुझान भी देख लीजिए। एआई और सेमीकंडक्टर में अमेरिकी निवेश, ठीक है। एआई जो सेमीकंडक्टर है उसमें अमेरिकी निवेश है। स्टारगेट पहल ने एआई और सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसका उद्देश्य 1 लाख नौकरियां पैदा करना और एआई में अमेरिकी प्रभुत्व को सुरक्षित करना है। अब विश्व में यह स्थिति चल रहा है कि स्टार्टअप पहल ने एआई में भी और सेमीकंडक्टर में भी अमेरिका का प्रभुत्व को कायम रखने के लिए जो है ये जो है इसमें अरबों डॉलर का निवेश किया है। ये वैश्विक स्थिति चल रही है। उसी प्रकार चीन का लागत प्रभावी एआई का विकास, अभी देखे होंगे कि डीपसीक चर्चा में है और उसी में डीपसीक ने केवल 200 कर्मचारी और $10 मिलियन के साथ एक ओपन सोर्स
एआई मॉडल बनाया है जो ओपन एआई के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जिसके पास 450 कर्मचारी और 6.6 बिलियन डॉलर का वित्त पोषण है। अब देखिए कि दोनों में कंपटीशन हो गया है। डीपसीक जो है चीन का है, इसने बहुत ही कम लागत में, इसने जो है 10 मिलियन डॉलर में ही इसने एआई मॉडल बना दिया। इसका मतलब लागत कितना कम है इसका। और उसी प्रकार जो है ओपन एआई जो है ये यूएसए का है, इसकी लागत ज्यादा है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो ओपन एआई, जैसे कि आप लोग चैट जीपीटी नाम सुने होंगे, चैट जीपीटी इसी का है। चैट जीपीटी का प्रयोग लगभग आज हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं चैट जीपीटी पे। इवन स्टूडेंट भी यूज कर रहे हैं, हम लोग जैसे जो शिक्षा प्रदान करने वाले हैं वो भी इसका यूज कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां हैं वो भी ये चैट जीपीटी का प्रयोग कर रही हैं। इसमें जो है आपको अगर आपको सॉफ्टवेयर से संबंधित कोडिंग भी कराना है तो कोडिंग करके दे रहा है, इसलिए जॉब के भी खतरे हो रहे हैं। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन इससे चुनौती है, उस चुनौती की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन ये चुनौती है इससे। ठीक है, यूएस एआई हार्डवेयर प्रतिबंध। एआई प्रसार नियम भारत को उन्नत जीपीयू निर्यात को सीमित करता है, जो इससे क्वाड पार्टनर होने के बावजूद टीयर 2 प्रतिबंधों के तहत रखता है। अब वैश्विक स्तर पर तो अभी आप देखें कि चीन का अमेरिका का किस तरह से प्रभुत्व है, और भारत को आगे बढ़ने के लिए, भारत अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें जो इस प्रकार के जो है सीमित जो है रोक लगा दिए गए हैं। क्वाड पार्टनर चूंकि अमेरिका का भारत होने के बाद भी इस तरह का रोक भारत पे लगा हुआ है, तो ये एक तरीके से रोड़ा करेगा, इस तरह से एक व्यवधान प्रदान करेगा भारत को। अब देखिए, अब अगला होता है ये रणनीति में हो जाएगा। रणनीति में हो जाएगा भारत के लिए कि भारत को क्या करना चाहिए एआई नेतृत्व करने के लिए। अब इसमें पहला बता रहा, इसरो जैसे लागत प्रभावी एआई समाधान बनाए। क्योंकि इसरो आप लोग जानते होंगे कि कम पैसे में ही या कम संसाधन में ही इसरो ने बहुत ऐसी उपलब्धि हासिल की है, तो वहां से सीखा जा सकता है कि हम कम लागत में जो है एआई का कैसे प्रयोग करें, या ऐसी रणनीति बनाए कि कम लागत में ही, कम कॉस्ट में ही भारत के लिए या वैश्विक स्तर पर हम एआई का एक मॉडल दे पाए। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा हमारा जो इससे मोटिवेशन लेने का काम हो सकता है कि हम इसरो से सीखे। इसरो ने कम लागत में ही इस चीज को प्रबंधन किया है। डीप सीक की कम लागत वाली एआई सफलता की तरह नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स एआई को बढ़ावा देना दे। अब जैसे डीप सीक जो है चाइना से सीख सकता है कि चाइना ने जो डीप सीक के माध्यम से ओपन सोर्स एआई को बढ़ावा दिया कम लागत में, तो उस मॉडल से भी भारत सीख सकता है कि कैसे कम लागत से ही हम इस तरह का जो है मॉडल विकसित कर सकते हैं। पक्षपात से बचने के लिए भारतीय डेटा का उपयोग करके संप्रभु एआई मॉडल विकसित करें। जो इसमें पक्षपात होने की संभावना रहती है उस तरह की पक्षपाती मॉडल ना विकसित करें, एक संप्रभु एआई मॉडल विकसित करें ताकि सबके लिए वो उपलब्ध हो। ठीक है, भाषिनी की तरह भारत की 22+ आधिकारिक भाषाओं के लिए बहुभाषी एआई को मजबूत करे। जिस तरह से भाषिनी जो है एक एआई मॉडल है भारत का, जिसमें 22 से अधिक भाषाओं को वो अनुवाद कर सकता है, उसी तरह से ऐसे आधिकारिक भाषाओं को समझने के लिए एआई मॉडल को विकसित करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपलब्ध हो सके। क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, मल्टीकल्चर देश है, मल्टी लैंग्वेज लोग बोलते हैं। तो जब इस तरह के एआई बनाएगा जिसमें मल्टीकल्चर को देखते हुए मल्टी भाषा की उपलब्धता होगी, तो भारत के लिए बहुत ही हितकारी होगा। ठीक है, यूएस द्वारा लगाया गया जीपीयू प्रतिबंधों को हटाने के लिए टीयर 1 एआई का दर्जा प्राप्त करे। अब टीयर 1 एआई का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारत को विभिन्न प्रकार के प्रयास करने होंगे। ठीक है, तभी वो प्राप्त कर सकता है। कंप्यूटिंग शक्ति में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए एआई हार्डवेयर में निवेश करे। जो उसमें कंप्यूटिंग का जो रिक्वायरमेंट है, भाई किसी भी चीज के लिए सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसका रिक्वायरमेंट के लिए एक हार्डवेयर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहीं पे हमारा जो है ये हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर है। हार्डवेयर क्या है, हमारा जो है कैमरा है, ये हार्डवेयर है, लेकिन इसको चलाने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर भी डाला गया है। इसीलिए एआई के सपोर्ट के लिए जो हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट है, उस हार्डवेयर में भी भारत को निवेश करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एआई को सपोर्ट मिले। ठीक है, भारत के 4,20,000 एआई पेशेवरों को 92% उद्यम अपनाने की दर का लाभ उठाते हुए मिशन संचालित दृष्टिकोण के साथ तत्काल कार्य करें। अब चूंकि भारत में एक बड़ा पूल है, 4,20,000 से अधिक एआई पेशेवर हैं,
और जो 92% से अधिक कंपनियां इसको यूज कर रही हैं। तो इस चीज का भारत लाभ उठा ले, अपनी रणनीति में शामिल करे, तो एआई के डेवलपमेंट में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, अब इससे संबंधित जो है अभ्यास प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। भारत अपनी क्षमता का लाभ उठाकर और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके एआई नेतृत्व कैसे प्राप्त कर सकता है, चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसी टॉपिक से ये प्रश्न बना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग उत्तर लिख पाएंगे। हम पहुंचते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या है हमारा? भारत उत्सर्जन के बजाय विकास और अनुकूलन को प्राथमिकता देता है। जैसा कि अभी आप देखते होंगे कि जितने विकसित देश हैं और विकासशील देश, कोई भी वैश्विक पर्यावरण जो समझौता होता है, इन दोनों में टकराव होता है। विकसित देश क्या कहता है कि आप जो अपने उत्सर्जन को कम करो, विकासशील देश करते हैं कि भैया हमको जो है अपने विकास को अपनाना है, तो हम किस तरीके से उत्सर्जन को कम करें। उत्सर्जन अगर कम करें तो हमको आप टेक्नोलॉजी दो, तो टेक्नोलॉजी भी प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उत्सर्जन को कम करने वाली जो टेक्नोलॉजी वो महंगी है, उसमें काफी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। तो इन दोनों देशों में, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो, ठीक है, चाहे कॉप हो, हर जगह जो है विकसित देश और विकासशील देशों में तानातनी रहती है, तो कोई एक कॉन्क्रीट समझौता पे नहीं पहुंच पाता है। इसी का एक परिणाम आप लोग देखे होंगे कि पेरिस समझौता से यूएस बाहर भी चला गया। ठीक है, यूएस के बाहर जाने से जो है एक विकसित देश ऑलरेडी चला गया, वो कहा कि हम क्यों जो है इसमें निवेश करें। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद काफी वो कटौती कर रहा है खर्चों में। तो चूंकि विकासशील देश में भारत आता है, तो भारत अपने विकास दर को बनाए रखने के लिए विकास को करना जरूरी है, विकासशील होना जरूरी है, क्योंकि अपने ग्रोथ रेट को कैसे बनाए रखेगा। और जब तक ग्रोथ रेट नहीं बनाए रखेगा तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो समाज में कल्याणकारी अवधारणा कैसे फैलेगी। तो जब यहीं पे फिर आता है कि जो पर्यावरण से संबंधित जो चुनौती उत्पन्न हो रही है उससे कैसे निपटेगा। तो इसीलिए भारत जो है अब जो है उत्सर्जन के बजाय विकास और अनुकूलन को प्राथमिकता दे रहा है। कि पहले था कि उत्सर्जन को कम करो, अब उत्सर्जन हो तो हो, विकसित देशों की तरह हम भी जो है अपना विकास पहले हम ध्यान देंगे। क्योंकि अगर आप 1700 वर्ष को माना जाता है, वर्ष 1700 को माना जाता है एक टर्निंग पॉइंट। 1700 वर्ष के बाद से जो है ब्रिटेन जो है औद्योगिकीकरण को प्रारंभ किया था। तो अभी आप देखते होंगे कि कई बार बात यह आता है कि अभी जो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर है और पूर्व औद्योगिकीकरण के काल से 1.5 डिग्री ज्यादा तक बढ़ गया तापमान। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने हम तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर पर ले जाएंगे। तो इसके बाद जो 1700 के बाद देखेंगे कि लीडर के तौर पे कौन उभरा, यूके उभरा और यूएस उभरा पहले, अब अभी जो है चाइना उभर रहा है। ठीक है, इन सबों ने मिलकर जो है विश्व का खूब दोहन किए, धरती का खूब दोहन किए। अब जब जो है अपना विकास को कर चुके हैं तो तमाम तरह की पाबंदियां जो विकासशील देशों पे वो लगाते हैं। तो कुल मिला जुला के कहानी ये है ताकि कार्बन मुक्त बनाया जा सके विश्व को। लेकिन कार्बन मुक्त केवल विकासशील देशों की ही जिम्मेवारी नहीं है। आपको जब विकास करना था तो आप तो खूब विकास किए, अब विकासशील देशों की आवश्यकता है विकास करना, नहीं विकास करेगा तो बहुत सारी चीजों में वो पीछे रह जाएगा। तो यहीं पे फिर सवाल उठता है कि हम किस तरीके से दोनों में संतुलन बैठाएं, विकास में और उत्सर्जन में। ठीक है, इसीलिए ये जो है चर्चा में था। अब समझते हैं कि भारत अपनी जलवायु रणनीति क्यों बदल रहा है। कारण वही है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि भारत ने अपनी जलवायु नीति पर ध्यान बदल दिया है। अब यह तत्काल उत्सर्जन कटौती की तुलना में आर्थिक विकास और अनुकूलन को प्राथमिकता देता है। वही बात क्यों करता है? यह बदलाव विकसित देशों द्वारा जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता के कारण है। वही बात जो मैंने बताया, वैश्विक उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है और जलवायु वित्त प्रतिबद्धताएं अभी भी अधूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि पेरिस एग्रीमेंट से यूएस जो है बाहर निकल चुका है। तो इस मतलब जलवायु वित्त प्रतिबद्धताएं जो आप व्यक्त कर रहे हो और फिर अपने आप बाहर चले जा रहे हो, तो कैसे वो पूरा होगा? यूएस एक बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, सबसे शक्तिशाली देश है, विश्व की प्रथम जीडीपी में सबसे बड़ा आकार रखता है, तो उसकी प्रतिबद्धताएं वैसे भी ज्यादा है। जब वही देश इससे बाहर निकल जाएगा तो बाकी देश का क्या हाल होगा? ठीक है, जलवायु कार्रवाई पर भारत का नया तर्क क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। अब देखिए, आर्थिक विकास पहले मैंने इंट्रो में ही एक आपको झलक दे दिया था। भारत का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव तेज आर्थिक विकास है। ठीक है,
उत्सर्जन में कटौती के विपरीत अनुकूलन तत्काल लाभ प्रदान करता है। अब तीव्र आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना चाहता है भारत, ठीक है। वैश्विक प्रयासों की विफलता, वैश्विक उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है और विकसित देश लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं। पेरिस समझौते 2025 से अमेरिका हटने से वैश्विक कार्रवाई कमजोर हुई है। कुल मिलाजुला के कहानी वही है। 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की संस्तुति। आर्थिक सर्वेक्षण का सुझाव है कि भारत को सबसे पहले 2047 तक अमीर देशों के विकास स्तर तक पहुंचना चाहिए। पहला सुझाव क्या दिया है? जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया है, ईएस जो आया है इकोनॉमिक सर्वे, उसमें 2047 तक इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि विकसित देशों के लेवल तक आपको विकास किया जाना चाहिए। केवल विकास वैसा नहीं कि जीडीपी ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट, वैसा नहीं चाहिए, जीडीपी ग्रोथ विथ एम्प्लॉयमेंट। अब भाई हमारा जो विकास का मॉडल है, इसीलिए तो अलग हो जाता है विकसित देशों से, कि विकसित ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन विदाउट एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब विकसित देश के लेवल तक हमको विकास करना है तो इसीलिए कहा गया इसमें कि 2027 तक आप एक विकसित देश जिस तरीके का विकास अपनाए हुए हैं या जिस तरह का विकास प्राप्त कर चुके हैं, पहले वो प्रयास कीजिए 2047 तक। इकोनॉमिक सर्वे पहला कहा। दूसरा क्या सुझाव दिया? फिर 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह दृष्टिकोण चीन के मॉडल का अनुसरण करता है। अब 2047 तक हम विकास करेंगे, उसके बाद हम ध्यान देंगे नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो 2047 के बाद भी हमारे पास 22 वर्ष बच जाता है। तो उन 22 वर्षों में बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि हमारा अभी विकास ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। अभी हम जो है बीच राह में है, ठीक है। चीन का मॉडल, चीन ने पहले आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। वही बात 1990 के दशक के मध्य से इसका उत्सर्जन 4 गुना बढ़ गया है। हालांकि इससे उसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में बनाने में भी मदद मिली। भारत इसे एक मॉडल के रूप में देखता है। एक बार जब चीन उत्सर्जन के चरम पर ले जाता है तो वह दूसरों की तुलना में इसे तेजी से कम कर सकता है। उसके पास ऐसी टेक्निक हो गई है, ठीक है। आप लोग सुने भी होंगे एक इसका उदाहरण कि जो चीन की राजधानी बीजिंग है, वहां विश्व का सबसे प्रदूषित शहर था एक समय, ठीक है। उसने तमाम रेस्ट्रिक्शन, एक डेवलपमेंट का लेवल प्राप्त करने के बाद तमाम रेस्ट्रिक्शन वहां पे लागू किया, रेस्ट्रिक्शंस, उन रेस्ट्रिक्शंस को सही तरीके से इंप्लीमेंट भी किया। तो आज जो है बीजिंग जो है स्वच्छ शहरों की सूची में आता है। तो भारत भी चूंकि अभी डेवलपिंग सिचुएशन में है, तो डेवलपमेंट होगा तो मान लीजिए कि निर्माण गतिविधि हो रही है दिल्ली में, तो निर्माण गतिविधि होगी तो उससे धूल निकलेगा, सीमेंट का उपयोग होगा, तो आप उसको रोक भी नहीं सकते हो बहुत लेवल तक जाके। जो अगर रोक दोगे तो दिल्ली में इतने लोग जो आ रहे हैं, जो रियल एस्टेट को बूम जो मिला है, उसकी डिमांड रुकेगी, वो आना छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कि रियल एस्टेट में निर्माण गतिविधि को रोक दे दिल्ली में, प्रदूषण एक कम से कम 10% उनका योगदान है प्रदूषण में दिल्ली के, ऐसे उदाहरण से आप समझिए। अगर वो उसको भारत सरकार या दिल्ली सरकार रोक दे कि नहीं निर्माण गतिविधि अगले 1 साल तक नहीं होगा, तो 1 साल में रियल एस्टेट बैठ जाएगा यहाँ का। और जो दिल्ली की आबादी जो राजधानी होने के कारण जो बढ़ रही है, एक तो यहाँ पर रोजगार के भी साधन है, रहने का भी साधन है, विकल्प भी है। तो इन सारे विकल्पों के कारण बहुत सारी आबादी बिहार, यूपी और अन्य राज्यों से लोग आकर आते हैं रोजगार के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब रोजगार मिल जाता है तो घर भी चाहिए उनको रहने के लिए। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी जब हम घर ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे? तो इसीलिए जो है भारत ये बात कर रहा है, ठीक है, और चीन के मॉडल को अपनाने के लिए बात कर रहा है। 90 के बाद चीन ने खूब दोहन किया। जब वो एक विकास के लेवल को प्राप्त कर गया तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी वो लगा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ऊर्जा स्वतंत्रता, भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की योजना बना रहा है और इसके परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सौर, पवन, हाइड्रोजन और SMR पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वही बात कि ऊर्जा के नए स्रोतों पे ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि अभी हम एक क्लास में आपको बताया भी थे कि परमाणु ऊर्जा पे एक जो क्लास लिए थे हम, कि उसमें घोषित भी किया गया है हमारी जो परमाणु योजना है, बजट में भी। अभी जो बजट है आया पेश हुआ तो उसमें परमाणु योजना भी एक पेश किया गया। अभी पिछले क्लास में मैंने उसके बारे में चर्चा भी किया था कि क्या है परमाणु योजना। परमाणु योजना में यही है कि हम 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो हमारा परमाणु जब ऊर्जा होगा तो परमाणु ऊर्जा से फिर हमारा जो है उत्सर्जन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा तो फिर प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, और हम जो अभी कोयला पे जो डिपेंडेंसी वो कम होगी तो हमारा जो प्रदूषण घटेगा। हाँ, ये है कुल मिला जुला के कहने। जब अब भारत के सामने क्या चुनौतियां क्या हैं, ठीक है, ये भी देख लीजिए। कोयले पर निर्भरता, अभी मैं बोल भी रहा था, ऊर्जा की जरूरतों के लिए कोयला जरूरी है, लेकिन प्रतिबंधों से आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि ऊर्जा का यहां यही सवाल उठता है कि ऊर्जा के लिए हम सबसे जो है जीवाश्म ईंधन पे हम लोग निर्भर हैं।
तो जीवाश्म ईंधन का एक पार्ट है कोयला, ठीक है, कोयला पार्ट है। तो कोयला पे अगर हम, कोयला से क्या होता है, उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ज्यादा निकलता है। चल क्यों नहीं रहा है, कार्बन ज्यादा निकलता है। तो हम कोयला के यूज पर या उपयोग पर हम प्रतिबंध तो लगा नहीं सकते हैं। जब प्रतिबंध लगाएंगे तो हमारा आर्थिक विकास धीमा हो जाएगा। ये भारत का समय चुनौती है, एक तरफ तो विकास भी करना है और पर्यावरण को भी बचाना है। तो भारत इसीलिए कह रहा है कि हम अभी विकास करेंगे, और इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात कही जा चुकी है कि 2047 तक आप विकास पे ध्यान दीजिए, 2047 के बाद जो नेट जीरो का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल अपने आप दिमाग में फिट कर लीजिए आप लोग। वैश्विक जलवायु निष्क्रियता, विकसित देश उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं, जिससे भारत के आक्रामक डीकार्बोनाइजेशन, मतलब कार्बन से मुक्ति के लिए प्रोत्साहन में कमी आई है। अब मान लीजिए कि अमेरिका ही जो है पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो रहा है, तो भाई सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला अमेरिका है, अगर वही बाहर हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारत भी प्रोत्साहित होगा ना, कि अमेरिका तो एक विकसित देश है, हर चीजों में विकास कर चुका है, फिर भी वो इस तरह के एग्रीमेंट से वो बाहर हो रहा है, तो भारत जैसे दोस्त प्रोत्साहित होंगे। तो ये भी एक चुनौती है कि प्रोत्साहित भी उत्साह में कमी आ रही है। ठीक है, प्रौद्योगिकी की निर्भरता, भारत में स्वच्छ ऊर्जा के लिए स्थानीय विनिर्माण की कमी है, बिना विस्तार किए विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर रहेगा। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं कि प्रौद्योगिकी निर्भरता है। अब मान लीजिए कि भारत जो है स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो है अमेरिका पर निर्भर है कि भैया हम स्वच्छ ऊर्जा की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है आप वो दीजिए, आप वो निवेश कीजिए। तो ये भी एक चुनौती है। तो हम उस चुनौती का समाधान करने के बजाय क्या करेंगे, आर्थिक विकास पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो देंगे नहीं। धीमा परमाणु विस्तार, अभी आप देख सकते हैं कि भारत अभी परमाणु ऊर्जा कितना उत्पादन करता है, नहीं, कुल ऊर्जा में जो परसेंटेज है 3% के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत का जो ज्यादातर डिपेंडेंसी क्या है, कोयला पे है। तो भाई ये भी एक चुनौती है ना कि हम इस पे तेजी से शिफ्ट हो गएंगे, तब तो हम जो है कार्बन उन्मुक्त ऊर्जा का निर्माण कर पाएंगे जो कार्बन फ्री हो। तो परमाणु है। अब मान लीजिए कि हमारी इसमें परसेंटेज हो जाता है 20%, 20% अगर हम उत्पादन कर पाते तो कहीं ना कहीं जो है हम कुछ अपने जो कार्बन उत्सर्जन करने के लिए जो हम बात करते हैं कि हम कार्बन मुक्त जो है एनवायरनमेंट बनाएंगे, तो अगर हम यहाँ शिफ्ट हुए होते तो कुछ इसमें जो है इससे हमारी कमी आती, कोयले से जो एनर्जी उत्पन्न होता है उस पे डिपेंडेंसी में कमी आती। लेकिन चूंकि हम धीमा विकास कर रहे हैं इस पे, इसीलिए जो है अभी बात किया गया है कि हम परमाणु ऊर्जा पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, और इसीलिए बजट में भी ये बात की गई है। ठीक है, तो ये चीजें वहीं से निकल के आ रही है, बजट में जो बोली गई है, इकोनॉमिक सर्वे में जो बोली गई है, क्योंकि भारत सरकार का जो पॉलिसीज होता है उसका इम्प्लीकेशन ऑटोमेटिक जो है आपके टॉपिक पे पड़ जाता है। इसलिए वहां से जो भी टॉपिक निकल के आता है उस टॉपिक को हम लोग जरूर बताने की कोशिश करते हैं, ताकि उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आए तो वो आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब इसके लिए जो इससे संबंधित जो प्रश्न है हमारा, जलवायु के प्रति भारत के बदलते दृष्टिकोण और रणनीति में बदलाव के पीछे कारणों पर चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चंस आपको मेंस में पूछ सकता है 200 वर्ड में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि लिखना 200 से 250 वर्ड ही होता है। ठीक है, जितना हम बताए हैं उतने में 200-250 वर्ड आप लिख देंगे तारतम्यता के साथ, तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि हम देखिए तारतम्यता के साथ बता रहे हैं आपको। सबसे बड़ा चीज होता है कंटिन्यूटी, कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हैं तो, ये नहीं कि अब ये लिख रहे हैं पहले अब पहुंच गए चाइना। तो तारतम्यता आप देखिए कि जो भी हम टॉपिक आपको बताते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, तो उसमें किस तरह की तारतम्यता होती है, बात किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से रखने का प्रयास किया जाता है, तो कि आपको एकदम एक क्लियर मैसेज जाए, कंफ्यूजन कहीं से ना हो। तो यहीं से आपको सीखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो हमारा टॉपिक है, शहरी विकास के लिए केंद्रीय बजट आवंटन। क्योंकि अभी बजट पेश हुआ है तो बजट से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि स्पेशल एक बंच ऑफ बजट पढ़ने से अच्छा है कि जो टॉपिक महत्वपूर्ण है आप जान लीजिए। ठीक है, समाचार, वित्त वर्ष 2025 में शहरी विकास के लिए कुल परिव्यय 96,777 करोड़ है। ये नोट कर लीजिए दिमाग में, आप कभी भी पूछ देता है, जो पिछले वर्ष के 82,576.57 करोड़ से अधिक है। मतलब शहरी विकास के लिए अभी जो परिव्यय है करीब जो है 1300-1400 करोड़
ज्यादा दिया गया है, ठीक है। 13,000 करोड़ के आसपास, 13-14 हजार करोड़ ज्यादा दिया गया, जो भी आंकड़ा कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि पिछले बार से हमारा इस बार एलोकेशंस ज्यादा है थोड़ा, ठीक है। बजटीय आवंटन के बारे में, बजट मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं विशेष रूप से मेट्रो रेल विस्तार पर केंद्रित है, जबकि रोजगार सृजन और सतत विकास पर कम ध्यान दिया गया है, ठीक है। अब ये मेट्रो विकास पे ज्यादा, हम आगे हम देखेंगे कि मेट्रो विकास पे कितना दिया गया है, ठीक है। मेट्रो विस्तार पर ज्यादा धन दिया गया है, क्योंकि मेट्रो विस्तार जो है शहर के अंदर ही होगा, शहर का एक पार्ट है, ठीक है, शहर योजना का एक पार्ट है, तो इसलिए इसको शामिल किया गया है। मुख्य शहरी बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों में पर्याप्त धन नहीं मिला है, जो अन्य जो ढांचा है मेट्रो के अलावा अन्य ढांचा पर कम धन दिया गया है, अन्य ढांचा पर कम धन का आवंटन। समझ पा रहे हैं आप? शहरी विकास निधि 3 प्रमुख चैनलों के माध्यम से वितरित की जाती है। अब ये चैनल भी आप जान लीजिए कि शहरी विकास से संबंधित जो धन आता है वो क्या क्या चैनल है, कभी कभी यूपीएससी के पीटी क्वेश्चंस में पूछ देता है। तो इसमें पहला जो है शहरी निकायों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण, एक तो जो डायरेक्ट जो है ट्रांसफर किया जाता है, जितने भी शहरी निकाय हैं, शहरी निकाय मतलब नगर निगम, ठीक है, नगर महापालिका, ठीक है, इसको अर्बन लोकल बॉडीज कहा जाता है इंग्लिश में, ULB, अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे नगर निगम, ठीक है। और दूसरा केंद्र प्रायोजित योजना है, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड जो है स्कीम्स जो होता है उसमें भी धन सीधे इनको दिया जाता है। जैसे मेट्रो रेल क्या है, सेंटर स्पॉन्सर्ड है, लेकिन उसमें दिल्ली सरकार का भी कुछ हिस्सा है, तो दोनों मिलकर उस धन को देते होंगे दिल्ली के जो भी अर्बन लोकल बॉडीज है, ठीक है। उसके अलावा केंद्र क्षेत्र की योजना है, बहुत सारी जो है योजनाएं ऐसी होती है, जैसे दिल्ली में ही सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना चल रही होगी, तो उसमें भी धन हस्तांतरण इसके माध्यम से जो है ULB को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये 3 चैनल है, समझ गए आप लोग। शहरी स्थानीय निकायों के वित्त पोषण में कमी इस बजट में किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय को प्रत्यक्ष हस्तांतरण पिछले साल 26,653 करोड़ से घटकर इस साल 26,158 करोड़ रह गया है। शहरी स्थानीय निकायों को लोकल जो है, ठीक है, चुंगी समाप्त करने और GST लागू करने से ULB के राजस्व में 21% की गिरावट आई है, फिर भी केंद्रीय हस्तांतरण के माध्यम से मुआवजा नहीं बढ़ा है। अब क्या किया गया है कि बहुत सारा चुंगी समाप्त कर दिया गया है, बोला गया है कि GST के माध्यम से ही जो होता है वही आपकी पूर्ति करेगी, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि उनका राजस्व घट रहा है, ठीक है। इस फंडिंग की कमी से शहरों को अपना राजस्व खुद ही उत्पन्न करना पड़ेगा, जिससे स्थानीय करों में वृद्धि होगी और नागरिकों पर बोझ बढ़ेगा, ये एक उसका प्रतिफल होगा। मान लीजिए कि अपने राजस्व अगर घटेगा तो जो और अन्य कर जो लगाते हैं लोकल बॉडीज उसमें बढ़ा सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो लोग वहां रहने वाले हैं उन पे हो सकता है आर्थिक बोझ पड़े, ठीक है। प्रमुख शहरी योजना के लिए बजट में कटौती। अब देखिए प्रमुख शहर योजना कौन कौन सा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में प्रमुख शहरी कार्यक्रम शामिल हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के में 30% जितना भी उसके लिए एलोकेट किया जाता था उसमें 30% की कमी की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना में। वो शहरी, ग्रामीण वाले में नहीं। प्रधानमंत्री 2 तरह के 2 योजना है, एक प्रधानमंत्री शहरी योजना है और एक प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है। तो प्रधानमंत्री योजना जो आवास है वो शहरी योजना में ये कटौती की गई है। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन, फंडिंग में कमी की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के पास लगभग कोई फंड नहीं बचा है, स्मार्ट सिटी मिशन को कोई भी फंड नहीं दिया गया, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, आवंटन 5,000 करोड़ रुपए बना हुआ है, लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार केवल 2159 करोड़ खर्च किए गए हैं। 5,000 करोड़ पिछले बजट में भी था, 5,000 करोड़ इसमें भी दिया गया है, लेकिन जो पिछले बजट में जो खर्च किया है अनुमान के हिसाब से एस्टिमेटेड जो है उसमें केवल 56% ही खर्च कर पाया है। इसका मतलब कि स्वच्छ भारत मिशन में जितना खर्च किया जाना चाहिए उतना खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए सफाई तो जरूरी है तो और ज्यादा उसमें किया जाना चाहिए, ठीक है।
मेट्रो और मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए आवंटन में वृद्धि। शुरू में ही बोला गया कि मेट्रो को ज्यादा पैसा दिया गया है। अब क्या किया गया देखिए, अन्य शहरी कार्यक्रमों के विपरीत मेट्रो रेल और रैपिड ट्रांजिट परियोजनाओं के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 मेट्रो परियोजनाओं के लिए बजट 21,335.98 करोड़ था। अभी संशोधित अनुमान 24,691 करोड़ हो गया, और इतना था वो बढ़ के खर्च इतना हो गया। ठीक है, लेकिन 2025-26 का जो बजट है उसमें जो 31,239 से अधिक करोड़ रुपए दिया गया है। मतलब पहले हमारे पास 21,000 करोड़ था, फिर संशोधित अनुमान 24,000 करोड़ हो गया, लेकिन इस बार जो बजट में उनको और ज्यादा 31,000 करोड़ से अधिक रुपए उनको दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 46% की वृद्धि। समग्र शहरी गतिशीलता पर मेट्रो रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता देने से समावेशी शहरी विकास के बारे में चिंताएं पैदा होती है। अब मान लीजिए कि जो समग्र जो शहरी गतिशीलता है केवल मेट्रो पे ही डिपेंडेंट तो है नहीं। ठीक है, मेट्रो पे ही डिपेंडेंट तो यही ये कहना चाह रहा है कि मेट्रो को तो दिया जाना चाहिए, लेकिन अन्य जो साधन है लोकल बॉडीज के, अर्बन लोकल बॉडीज के, उसमें जो है क्यों कटौती की गई? उसमें कटौती की गई जाएगी तो समावेशी विकास कैसे होगा? ठीक है, तो ये प्रश्न उठा रहा है इसमें। अब एक शहरी चुनौती निधि बनाई गई है, उस निधि के बारे में आप जान लीजिए। ये निधि क्यों बनाई गई है और क्या है? शहरी पुनर्विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का शहरी चुनौती निधि शुरू किया गया है। मतलब एक फंड बनाया गया है, इसको इसका नाम दिया गया है शहरी चुनौती निधि। जान लीजिए, इस बजट में किया गया। उसमें कितना दिया गया है? 10,000 करोड़। सरकार का लक्ष्य शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ जुटाना है, जिससे आधी धनराशि निजी निवेश से मिलने की उम्मीद है। अब देखिए, इसमें 1 लाख करोड़ जुटाने का उम्मीद है, जिसमें सरकार चाहती है कि इसमें आधा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर से आए। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहलों में निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी को देखते हुए यह लक्ष्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो सकता है। अब जैसा कि अब ये बता रहा है कि जो स्मार्ट सिटी जो था भारत का जो महत्वाकांक्षी योजना था, उसमें भी ये रखा गया था कि उसमें भी निजी क्षेत्र से हम पैसा प्राप्त करेंगे। तो उसमें जो है निजी क्षेत्र का कम जो है रुचि देखते हुए इसमें भी ऐसे ही अनुमान लगाया, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ जो दिया गया वो तो ठीक है, लेकिन 1 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा जा रहा है वो बड़ा लक्ष्य है, हो सकता है वो पूरा ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत? ये मिशन याद हो गया आप लोगों को? अब चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है डंकी मार्ग और उसका खतरा। डंकी मार्ग क्यों है अभी चर्चा में? अभी मैंने शुरू में ही बताया वैसे, लेकिन फिर एक बार मैं बता देता हूं कि अमेरिका में जितने भी इलीगल रूप से जो भारतीय रहते हैं, ये ज्यादातर ये डंकी मार्ग को ही अपनाकर वहां पहुंचते हैं। डंकी मार्ग क्या है कि जो इलीगल रूप से पहुंचने का एक वैकल्पिक मार्ग है। इसमें समुद्री रास्ते से या अफ्रीका से या जो है दक्षिण अफ्रीका के रास्ते से घुसने का प्रयास करते हैं भारतीय। इसमें जो जितने भी मानव तस्कर होते हैं वो पैसा लेकर, कभी कभी तो वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लेकर उनको जो है डंकी मार्ग के थ्रू इलीगल रूप से अमेरिका में घुसाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसलिए डंकी मार्ग अभी चर्चा में आ गया है, क्योंकि अमेरिका से जितने भी इलीगल, खासकर अभी जो ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक बिल भी पारित किया, एक आदेश पारित किया। उस आदेश के बाद ये होने लगा कि जो भी लीगल रूप से, चाहे भारतीय हो, चाहे मैक्सिको के लोग हो, चाहे किसी भी देश के लोग हो, उनको वापस देश भेजा जाए अगर वो वैध उनके पास कागजात नहीं है। तो ये वैसे ही व्यक्ति होते हैं जिसको किसी कारणवश वैध डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता, वैध वीजा नहीं मिल पाता, तो वैकल्पिक ये डंकी मार्ग को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसको अपनाने के लिए उनका कभी कभी जान भी चला जाता है। अब अभी इसमें हम आप लोगों को एक फिल्म भी बताना चाहेंगे कि एक इस पे शाहरुख खान की मूवी भी बनी थी डंकी। ठीक है, तो इसी पे बनी थी, इसी मुद्दे पे बनी थी शाहरुख खान की मूवी, इसी मुद्दे को उसने दिखाया भी था। खैर, हम लोग समझते हैं कि डंकी रूट क्या है, चर्चा में क्या है, आप समझ गए। डंकी रूट के बारे में जानते हैं। डंकी रूट शब्द का मतलब होता है अप्रवासी और अक्सर खतरनाक रास्ते जिनका इस्तेमाल वे अपने गंतव्य देशों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचने के लिए करते हैं, बिना किसी उचित दस्तावेज के। समझ गए आप? मानव तस्करों द्वारा संचालित इस नेटवर्क का इस्तेमाल कई भारतीयों, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लोगों द्वारा किया जाता है, जो लैटिन अमेरिका के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका से जो नीचे जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे मैक्सिको है और भी जो है नीचे जो कंट्री है, वो मैक्सिको से ही ज्यादा घुसने का प्रयास करते हैं, वो लैटिन अमेरिका का कंट्री माना जाता है। ठीक है, तो ये था मोटा मोटी। अब इसमें देख लीजिए कि डंकी रूट के खतरे क्या हैं। इसको डोरिनियन गैप, कोलंबिया और पनामा। डोरिनियन गैप जो है जो उत्तरी अमेरिका और
जो है दक्षिणी अमेरिका के बीच को कहा जाता है, जिसको पनामा वहां नहर भी है, ठीक है, कोलंबिया और पनामा को पार करना। इसमें खतरनाक जंगल शामिल है, जहां प्रवासियों को जंगली जानवरों, खराब मौसम और सशस्त्र अपराधी गिरोहों से खतरों का सामना करना पड़ता है। डकैती, हमला और यौन हिंसा की घटनाएं आम है, जहां कानून प्रवर्तन हस्तक्षेप बहुत कम होता है। प्रवासी अक्सर घने जंगलों में 8-10 दिन बिताते हैं। ये कितना खतरा है, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। मानव तस्करों द्वारा शोषण, एजेंट प्रति व्यक्ति 30 से 40 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ले लेते हैं। अब सोच लीजिए, अक्सर प्रवासियों उनके गंतव्य तक पहुंचने से पहले पूरा भुगतान करने की मांग करते हैं। तस्कर अक्सर प्रवासियों को धोखा देते हैं, सुरक्षित मार्ग या परिवहन का वादा करते हैं जो कभी पूरा नहीं होता, ठीक है। इतने खतरे हैं उसमें। कई देशों की यात्रा कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला और मैक्सिको से होकर आगे बढ़ती है, जहां प्रवासियों को कानून प्रवर्तन से बचना होता है। ग्वाटेमाला एक प्रमुख हैंडओवर पॉइंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जहां नए तस्कर यात्रा के अगले चरण को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। अमेरिका में प्रवेश, अब अंतिम देखते हैं कि अमेरिका में प्रवेश क्या होता है। अंतिम चरण में सीमा बाढ़ को कूदना या रियो ग्रांडे नदी को पार करना। अब सोचिए, रियो ग्रांडे नदी को भी पार करना। अब पार करेंगे तो अब कितने खतरे हैं उसमें, तो उस खतरों को पार करना, ये इसीलिए खतरे हैं। ये कैसे पार करोगे आप, शामिल है जो एक खतरनाक कार्य है। अमेरिका में प्रवेश करने के बाद प्रवासियों को आमतौर पर शिविरों में हिरासत में रखा जाता है, जहां वे शरण कार्रवाई या निर्वासन की प्रतीक्षा करते हैं। अब देखिए, इतने खतरे करने के बाद वो किसी तरह अमेरिका पहुंच भी जाते हैं तो उनको डर बना रहता है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके पास वैध कागजात नहीं है, वहां काम करने का मौका नहीं मिल सकता है। तो अगर कभी कभार वो पहुंच भी गए किसी तरह से अमेरिका, तो विदाउट आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट के कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, कोई रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो वहां पे इलीगल व्यापार में या इलीगल कार्य या इलीगल गतिविधि में भी वो शामिल हो जाते हैं इसी तरह सरवाइव करने के लिए, जैसे ड्रग का काम और भी बहुत सारे जो इलीगल काम अमेरिका में होते हैं। इसलिए जो है खासकर इस मुद्दे को अमेरिका के अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं अपने चुनाव अभियान में बहुत बड़े पैमाने पर उठाया था कि जितने भी गैर कानूनी रूप से अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो भारतीय हों चाहे किसी अन्य देश के हों, उनको वापस भेजा जाएगा। इसलिए जैसे ही राष्ट्रपति बने उन्होंने आदेश भी इस पर पारित किया, और वो इस पे इसलिए ये मुद्दा बहुत ही इस समय इशू बना हुआ है पूरे विश्व में। तो इसलिए अभी करंट अफेयर्स में भी ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा कवरेज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सारा टॉपिक। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक में आपको जानकारी कुछ ना कुछ मिली होगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसी के साथ जो है आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।